जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमैर महमूद है और आज हम अपना नेक्स्ट ट्यूटोरियल पढ़ते हैं अपना इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि मेमोरी क्या होता है, मेमोरी की कितनी टाइप्स होती हैं। हमने देखा था कि मेमोरी की दो टाइप होती हैं, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। फिर वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल में हमने डिफरेंस चेक किया था। अब देखते हैं फर्दर, इसको मूव करते हैं अपने वर्क को और पढ़ते हैं व्हाट इज़ रैम। बहुत बात की है पीछे हमने रैम की। हमने बात की है रैम इज़ अ मेन मेमोरी, रैम इज़ अ प्राइमरी मेमोरी, रैम इज़ अ सिस्टम मेमोरी। हमने कहा कि हम जो भी काम कर रहे होते हैं करंटली, मैं बार बार करंटली वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि जो भी काम हम करंटली कर रहे होते हैं उसका लोड रैम उठा रहा होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, आपने याद रखना है जो भी काम हम करंटली कर रहे होते हैं उसका लोड कौन उठा रहा होता है, आपकी रैम। कोई भी इंफॉर्मेशन सीपीयू से आती है या कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए सीपीयू को, वो सारी की सारी रैम में पड़ी होती है, क्योंकि हमने बात की है कि सीपीयू जो है वो हर चीज़ को ला के रैम के अंदर या तो लोड कराता है या रैम के ज़रिए हर जगह भेजता है। और रैम क्या है, रैम इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी है। अभी हमने बात की कि कौन सी वोलेटाइल होती है, कि जो इलेक्ट्रिसिटी जाने पे जिसके सारे कंटेंट लॉस हो जाएं वो हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो अभी मैंने बात की कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं और अचानक हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है या हमें रीस्टार्ट करना पड़ जाता है, तो हम देखते हैं कि हमारे सारे कंटेंट लॉस होते हैं। एक ये बात। दूसरी बात, हमने कहा जो हम सारे काम कर रहे होते हैं वो आपके रैम के अंदर लोड होते हैं। लिहाजा जब लाइट जाती है तो रैम खाली हो जाती है, तो क्योंकि रैम इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी। अब आपको ये सारा कनेक्शन जो है समझ आ गया होगा। ठीक है जी। रैम की अब आगे से दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं एस रैम, मीन्स स्टैटिक रैम। एक को हम कहते हैं डायनामिक रैम, जिसको हम कहते हैं डी रैम। इसके भी आगे से फर्दर टाइप्स हैं, एस टी रैम, फिर डी रैम की आजकल चला हुआ है जी डबल डायनामिक रैम, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। DDR4 इस टाइम आपकी फुल लेटेस्ट रैम जो है वो जा रही है, जो आपके कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स के अंदर यूज़ हो रही है। अगर आप लोगों ने लैपटॉप परचेज़ करना हो तो जो लेटेस्ट रैम आजकल जा रही है वो DDR4 जा रही है। ठीक है जी। चलें जी, अब पढ़ते हैं ये एस रैम क्या है और डी रैम क्या है। अच्छा, इससे पहले ना आपको मैं छोटा सा कंसेप्ट और दे दूँ, एक कैशे मेमोरी का। हमने ना एक रजिस्टर पढ़ा था, हमने कहा था रजिस्टर क्या होता है, ऐसी चीज़ जो फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रही हो वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर स्टोर होती हैं। कैशे भी सेम प्रोसेस है। आपकी प्रोसेसर सबसे पहले जो रिक्वेस्ट भेजता है वो आपके कैशे के पास भेजता है। आपकी वो हर चीज़ जो बार बार एग्जीक्यूट हो रही है, वो चीज़ जो बार बार आपको चाहिए, वो आपकी कैशे के अंदर स्टोर होती है। लिहाजा कैशे कंप्यूटर के अंदर एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तीन टाइप्स की कैशे होती हैं, एक L1, एक L2 और एक L3। L1 और L2 आपके सीपीयू मतलब के प्रोसेसर के अंदर लगी होती हैं, और L3 कैशे जो है आपकी मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है। मतलब आप कह लें कि प्रोसेसर और रैम के दरमियान में ये L3 कैशे लगी होती है। ठीक है, ये कैशे भी सेम रजिस्टर का ही काम कर रही होती है। अच्छा, अब ये जो एस रैम है ना, ये आपकी कैशे के अंदर लगी होती है, और जो डायनामिक रैम है वो आपको मैंने बता दिया है कि जो जो मदरबोर्ड के ऊपर आपके मॉड्यूल्स होते हैं उसके ऊपर लगी होती है। अब यह है क्या, एस रैम को आपको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि डायनामिक रैम को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। अक्सर आप देखते हैं जब आप कोई चीज़ बंद करते हैं या कंप्यूटर की स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है, तो आप अपनी चीज़ों को रिफ़्रेश करते हैं। ठीक है, मोबाइल के अंदर क्लोज ऑल करते हैं या कंप्यूटर के अंदर रिफ़्रेश करते हैं तो उसकी स्पीड बेहतर हो जाती है। ठीक है, जबकि एस रैम को करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। देखें, जो आपका एस रैम होता है ना, एस रैम के अंदर आपके सिक्स, अच्छा, एक होता है ट्रांजिस्टर और एक होती है कैपेसिटर। कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है, आप लोगों को अच्छा पता होगा शायद। ट्रांजिस्टर 01 की फॉर्म में हैंडल करता है। एस रैम आपके 6 ट्रांजिस्टर मिलके एक बिट अपने अंदर स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन पास करवाने के लिए, जबकि डायनेमिक रैम एक ही ट्रांजिस्टर यूज़ करता है और एक ही कैपेसिटर यूज़ करता है एक बिट को स्टोर करने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, डायनामिक रैम के अंदर आपका चार्ज स्टोर हो रहा होता है, 0 या 1। ट्रांजिस्टर कैपेसिटर की हेल्प ले रहा होता है कि इसके इस टाइम इसके अंदर 0 1 पड़ा हुआ है, अगर 1 पड़ा हुआ है तो इसका मतलब जो कैपेसिटर है वो फुल हो गया।
ठीक है। तो अगर फुल हो गया तो उसको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसलिए आपने अक्सर गौर किया होगा कि जिनकी रैम थोड़ी होती है, जब वो बहुत ज़्यादा चीज़ें ओपन कर लेते हैं तो उनके कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो जाती है। फिर जब वो सारी चीज़ें क्लोज़ करते हैं तो आपके कंप्यूटर की स्पीड ओके हो जाती है, ठीक है। लिहाजा आपकी जो डी रैम है, डी रैम जो है आपकी अपने ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर दोनों को यूज़ करती है। कैपेसिटर आपको बता रहा होता है कि चार्ज मैं मतलब इज अ फुल ऑफ कैपेसिटर इज अ बकेट, ठीक है, कि जिसके अंदर चार्ज स्टोर होता जा रहा है, 0-1 बिट आती जा रही है, जैसे वो फुल होगा आप उसको रिफ्रेश करेंगे, इसलिए रैम के अंदर आपके डाटा जो है वो स्टेबल भी हो जाता है। जबकि कैशे जो ऐसे रैम है इसके अंदर किसी किस्म का आपको चार्ज स्टोर नहीं होता और ना आपको रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। फंक्शन मैंने आपको इसका बता दिया है किस तरह से ये वर्क करता है। स्पीड के वाले से अब देखा जाए तो एक को रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ रही है और एक को नहीं करने की पड़ रही। लिहाजा एस रैम जो है स्पीड में ज़्यादा होता है, जबकि डी रैम जो है वो स्पीड में कम है, क्योंकि एक चीज़ है देखें ना उसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ रही है, वो अपने आप काम करता जा रहा है, और एक है जब वो फुल होता है उसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। लिहाजा स्पीड के वाले से एस रैम फास्टर है और जो डी रैम है वो कम है। फिर बात आती है पावर कंजम्पशन की। पावर कंजम्पशन में देखें एस रैम को किसी किस्म की ज़रूरत नहीं पड़ रही रिफ़्रेश होने के लिए, जबकि डी रैम को एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर है रिफ़्रेश होने के लिए। लिहाजा पावर कंजम्पशन एस रैम की कम है और डी रैम की ज़्यादा है। अगर एप्लीकेशन की बात करें कहाँ ये यूज़ हो रही हैं, तो मैंने आपको बताया एस रैम जो आपकी कैशे के अंदर यूज़ हो रही है, जबकि जो आपकी डी रैम है वो नॉर्मली जो आपकी रैम्स होती हैं उनके अंदर यूज़ हो रही हैं, ठीक है। अगर साइज़ की बात करें तो जो है एस रैम, क्योंकि वो किसी किस्म का चार्ज अपने अंदर स्टोर नहीं करता, लिहाजा उसका मेमोरी जो होती है वो कम होती है, जबकि डायनामिक रैम जो है उसकी ज़्यादा होती है। एस रैम की 16 MB तक मैक्सिमम होती है, इसलिए आप ये चेक किया करें कोई भी लैपटॉप लेते वक्त कि उसकी कैशे क्या है, ठीक है। कैशे आप ये टास्क मैनेजर में जाके जैसे ही टास्क मैनेजर खोलेंगे अपने लैपटॉप का तो कंप्यूटर का, उसमें कैशे साइज़ लिखा आ जाता है। जितना अच्छा कैशे साइज़ होगा उतनी ही अच्छी स्पीड होगी, ठीक है। पोजीशन देखा जाए L1 और L2 कैशे आपके प्रोसेसर के अंदर लगे होते हैं लाइक एस रैम, और एक L3 कैशे बाहर लगी होती है, ठीक है। मतलब प्रोसेसर और जो मेन रैम है उसके दरमियान में, और जो डी रैम है वो आपके ओवरऑल बाहर मॉड्यूल्स के ऊपर, मेमोरी मॉड्यूल इसको कहते हैं, जहां आपकी डी रैम लगती है वहां लगी होती है। नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर एस रैम के अंदर 6 यूज़ होते हैं, जबकि डायनामिक रैम के अंदर एक ट्रांजिस्टर 1 बिट के लिए यूज़ होता है। और अगर सिंप्लिसिटी के हवाले से देखा जाए तो जो एस रैम है उसमें कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं, क्योंकि कोई रिफ़्रेश की ज़रूरत नहीं, सिंपल अपने कैपेसिटर्स ट्रांजिस्टर्स काम कर रहे हैं। जबकि डी रैम के अंदर आपको कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर दोनों को मिलकर परफॉर्म करवाना होता है और रिफ़्रेश भी करना पड़ता है, लिहाजा वो थोड़ी सी कम्प्लेक्स है। अगर मेन डिफरेंस दोनों में देखा जाए तो यही है कि वो डाटा को हैंडल करने के लिए, एक बिट को हैंडल करने के लिए 6 ट्रांजिस्टर, जबकि उसमें सिर्फ एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर, ठीक है। ये अगर स्पीड के वाले से देखा जाए तो एस रैम की नॉर्मल स्पीड, जबकि डी रैम की नहीं है। पावर कंजम्पशन में देखा जाए तो एस रैम आपकी पावर नहीं ले रहा, जबकि डी रैम आपकी पावर ले रहा है। एप्लीकेशन कैशे और सिंपल रैम साइज़ में देखा जाए तो एस रैम का स्मॉल होता है, जबकि डी रैम ज़्यादा साइज़ तक, अब तक 128 GB तक जो रैम हुआ है वो आ गई हुई है, ठीक है। उसके बाद पोजीशन देखा जाए तो वो मेमोरी मॉड्यूल्स के ऊपर, मदरबोर्ड के ऊपर, और ये जो है प्रोसेसर के अंदर होता है। नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर उसमें 6 हैं, उसमें एक है। अगर सिंप्लिसिटी देखा जाए तो वो मैंने आपको बता दिया। तो ये एक छोटा सा इसमें इसका कंपैरिजन था एस रैम और डी रैम का। उम्मीद करता हूँ आपको रैम की अच्छी तरह जो है वो समझ आ गई होगी। अब ये थी वोलाटाइल मेमोरी। एक हमारे पास और मेमोरी होती है जिसको हम कहते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं रोम का, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी से मुराद क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसमें जो भी डाटा स्टोर है वो सिर्फ और सिर्फ रीड होगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब सपोज एक बंदा है, उसने कंप्यूटर बनाया है, कंप्यूटर बना के उसमें छोटे छोटे हार्डवेयर लगाए हुए थे, लाइक पावर का बटन, लाइक कीबोर्ड, लाइक चार्जिंग केबल, लाइक USB पोर्ट, ठीक है, स्पीकर की पोर्ट, फिर ये हार्ड ड्राइव, ये छोटे छोटे हार्डवेयर इसके अंदर लगे हुए हैं। उसने क्या किया, उसने इन सब की फंक्शनैलिटी उसके अंदर परफॉर्म कर दी, मतलब उसके अंदर इम्बेड कर दी कि ये वाला जो हार्डवेयर है वो इस तरह की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। ये जो इसके अंदर इन हार्डवेयर के अंदर मेमोरी लगी होती है ना, इसको हम कहते हैं ये रीड ओनली मेमोरी है।
ठीक है। एक चीज़ होती है फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या है? यही चीज़ है फर्मवेयर, कि छोटे छोटे हार्डवेयर बना के उसके अंदर सॉफ्टवेयर डाल देना कि ये चीज़ इस तरह से काम करेगी, तो वो क्या है? वो हमारा फर्मवेयर होता है। ठीक है। आप लोग कोई भी चीज़ लेते हैं मार्केट से, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ लेते हैं या कंप्यूटर ले लेते हैं, तो आपका पावर बटन है, तो क्या आप पावर बटन की वर्किंग को चेंज कर सकते हो? नहीं। आप कोई यूएसबी ड्राइव है उसकी वर्किंग चेंज कर सकते हो? नहीं। ठीक है। तो आपकी रोम जो है वो इसलिए आपकी यूज़ होती है कि ये जितने भी हार्डवेयर्स हैं इनके अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए होते हैं, वो जिसके अंदर इंस्टॉल होते हैं वो आपकी रोम होती है। ठीक है। इसीलिए अगर कंटेंट मतलब लाइट चली भी जाए तो ये कंटेंट जो है वो लॉस नहीं होते, वो एज इट इज़ ही इसके अंदर लगे रहते हैं। रोम की एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, सीमोस सेल होता है आपके लैपटॉप के अंदर, जिसके अंदर सारी कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कि एक कंप्यूटर की बेसिक नीड क्या होती है। एक कंप्यूटर की बेसिक नीड क्या है? उसके साथ माउस होना चाहिए, उसके अंदर विंडो होनी चाहिए, उसके अंदर कीबोर्ड होना चाहिए। ठीक है। उसके अंदर रैम लगी होनी चाहिए, उसके अंदर प्रोसेसर होना चाहिए। ठीक है। सीमोस के अंदर ये इन्फॉर्मेशन सेव होती है। जब आप कंप्यूटर अपना चलाते हो तो कंप्यूटर चलाने पे आपके कंप्यूटर के साथ जितनी चीज़ें लगी होती हैं वो सीमोस सेल के साथ कंपेयर की जाती हैं। जब आपकी वो सारी चीज़ें ओके हो जाती हैं, सीमोस चाहता है जी हाँ जी जो रिक्वायरमेंट है वो इसने कंप्यूटर के साथ लगाई हुई है, तो वो फिर आपके कंप्यूटर को स्टार्ट कर देता है, वरना आपको शुरू में ही एरर दे देता है कि ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, ये मिसिंग है। आप उसे इग्नोर करके आगे चला देते हो। तो ये भी देखें, ये इन्फॉर्मेशन भी किसके अंदर? आपकी रीड ओनली मेमोरी के अंदर। फिर एक और बात, आपने कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, आप अपना मोबाइल स्टार्ट करते हैं, वो हर दफ़ा एक ही तरीके से स्टार्ट होता है। कभी ऐसे नहीं हुआ कि स्क्रीन पहले आ गई हो और कोई चीज़ें वो बाद में आई हों, या कभी ऐसे नहीं होता कि डायरेक्ट स्क्रीन सामने आ जाए और बाद में आगे वो विंडो का लोगो आ रहा हो। ठीक है। मतलब एक ही प्रोसेस से वो ऑन होती है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी देखें, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी रोम के अंदर पड़ी होती है। तो इस तरह की जितनी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है ये आपकी सारी रोम के अंदर है, जो सिर्फ और सिर्फ आप रीड कर सकते हैं। आप उसको स्पेसिफिक आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, जिसने बनाई हुई है वो चीज़ वो शायद उसको चेंज कर ले। ठीक है। अब रोम की भी आगे से फिर 3 टाइप्स आ जाती हैं। एक को हम कहते हैं पी रोम, एक को हम कहते हैं ई पी रोम, और एक को हम कहते हैं डबल ई पी रोम। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ पी रोम? पी रोम बेसिकली द प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का मतलब क्या है कि एक दफ़ा अगर हमने इसको प्रोग्राम कर दिया है तो ये दोबारा चेंज नहीं हो सकती। ठीक है। इस चिप को अगर हमने एक दफ़ा प्रोग्राम कर दिया, हमने बता दिया कि तुम्हारा फंक्शनैलिटी ये है, वो दोबारा चेंज नहीं हो सकती। एग्जाम्पल है हमारे पास बायोस चिप जो मैंने भी आपको बताया है। सपोज एक बंदा है पी रोम बना रहा है, पी रोम बनाते बनाते उसको किसी अपडेशन की ज़रूरत पड़ गई है या कुछ चीज़ चेंज करने की ज़रूरत पड़ गई है, तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि ये पी रोम है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। एक दफ़ा प्रोग्राम हो जाए तो दोबारा चेंज नहीं हो सकती, लिहाजा वो रोम ज़ाया हो जाती है और एक नई रोम की ज़रूरत पड़ जाती है। इस पी रोम को ओ भी कहते हैं, वन टाइम प्रोग्रामेबल मेमोरी। ठीक है। तो पी रोम आपने याद रखना है कि ये सिर्फ एक दफ़ा प्रोग्राम होती है, इसको दोबारा हम चेंज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल इसकी बायोस चिप है। ठीक है। और अगर हमें इसमें कोई अपडेट करने की ज़रूरत पड़ गई है तो वो चिप ज़ाया, नई चिप जो है वो लगा के इसको प्रोग्राम करना पड़ता है। नेक्स्ट ईपी रोम। ईपी रोम क्या होता है? अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसमें क्या है? इसमें आप डाटा जो है वो एक दफ़ा अरेज करके दोबारा प्रोग्राम कर सकते हो। पी रोम में क्या था कि वो चिप ज़ाया हो जाती थी अगर हमें अपडेशन करने की ज़रूरत पड़ती थी। ई पी रोम में ऐसा नहीं था। ई पी रोम में जो मैन्युफैक्चर है, बार बार आप नहीं, जो मैन्युफैक्चर है, जो वो चिप बना रहा है, वो उसमें चेंजिंग कर सकता है। और वो चेंजिंग अल्ट्रा वायलेट रेज के थ्रू होती है, क्योंकि हर चीज़ के अंदर ट्रांजिस्टर लगा होता है। ट्रांजिस्टर के अंदर जो भी डाटा होता है वो अल्ट्रा वायलेट रेज, जो कि बहुत तेज़ रेज, खतरनाक रेज होती हैं, उसके थ्रू जो वो डाटा जो है वो इसके अंदर रिमूव होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डबल ई पी रोम। इसका मतलब है इलेक्ट्रिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू इसमें से डाटा जो अरेज हो जाता है। आजकल जो आपकी लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है कंप्यूटर के अंदर, वो रोम की, वो डबल ई पी रोम है, जो कि बायोस चिप है आपकी। आपको ना तो कोई चिप चेंज करनी पड़ती है और ना किसी चिप को अल्ट्रा वायलेट रेज देनी पड़ती हैं। आप इलेक्ट्रिकली ही उसको विदाउट ओपनिंग कंप्यूटर जो है वो चेंज कर लेते हो। इलेक्ट्रिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। तो रोम की 3 टाइप्स है हमारे पास, पी रोम,
जो कि चेंज ही नहीं होती, इवन कि उसको अपडेट करना पड़ जाए तो वो न्यू। उसके बाद ईपी रोम जो अल्ट्रा वायलेट रेज से रेज होता है, जो कि बहुत तेज़ रेज होती हैं। उसके बाद डबल ईपी जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज से रिप्लेस हो जाती हैं। ये बायोस चिप है, बायोस चिप का मैंने आपको काम बता दिया है कि आपके कंप्यूटर की जितनी भी स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन है वो उसके पास होती है। एक जो होती है पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, बायोस जो है वो आपकी वो फंक्शन परफॉर्म करती है, आपके कंप्यूटर को टेस्ट कर रही होती है शुरू में कि इसके अंदर सारे कंपोनेंट्स, प्रोसेसर, रैम, माउस, कीबोर्ड, जो जो मेन चीज़ें चाहिए वो लगी होती हैं, तो वो स्टार्ट कर देता है, वरना आपको एरर दे देता है कि ये चीज़ इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी मेमोरी के आगे टाइप्स थी, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल के अंदर हमने रैम को डिस्कस किया, एस रैम, डी रैम को डिस्कस किया, और नॉन वोलेटाइल में हमने रोम को डिस्कस किया और कैशे का भी कॉन्सेप्ट लिया। ठीक है, तो अब तक हम दो मेजर कंपोनेंट्स जो हैं वो सिस्टम यूनिट के पढ़ चुके हैं, एक प्रोसेसर और एक मेमोरी। ठीक है, वो आप समझते होंगे यूएसबी भी एक मेमोरी है, कार्ड रीडर भी एक मेमोरी है, तो ये मेमोरी नहीं है, ये आपकी स्टोरेज डिवाइसेस है। ठीक है, इन स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर हमारा पूरा चैप्टर होगा जिसके अंदर हम डिटेल में एक एक स्टोरेज डिवाइस को पढ़ेंगे, लिहाजा ये आपकी मेमोरी टाइप्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।